हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केजी एजुकेशन। देखिए, आज हम द हिंदू के इस सेट 16 को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये एडिटोरियल का ट्रांसलेशन है। एडिटोरियल है बेस्ड टॉक्सिक डिजास्टर जो हुआ है विशाखापट्टनम में, उसके ऊपर ये एडिटोरियल है। मैं आपको बता दूं, इसी एडिटोरियल में हम हर रोज़ की तरह मैंने जो नया इंट्रोड्यूस किया था जिसमें हम रूट वर्ड से हम बहुत सारे वोकैब्स को सीख रहे थे, उसकी ये तीसरा क्रम भी है। और इस तरह से देखा जाए तो आज आप 45 वर्ड्स आज आप सीखने जा रहे हैं और जो कि मैजिकली आप सीखेंगे। आज जो रूट वर्ड मैंने लिया है वो है फॉन। जहां पर भी फॉन होगा उस वर्ड में लगा हुआ, तो उस वर्ड का मतलब साउंड से रिलेटेड हो जाएगा। आप जिस तरह से आप सीखते आए हैं, आपने सबसे पहले दिन जो सीखा ऑड सीखा था, ठीक है, तो आज हमने फॉन हमने सीखा है और आपको मैजिकली ये सारे वर्ड्स याद होने वाले हैं। इन सभी वर्ड्स को मैं डिस्कस करूंगा वीडियो के लास्ट में। और सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने द हिंदू के आज के इस ट्रांसलेशन को। देखिए, आज के द हिंदू का एडिटोरियल दिया हुआ है, ये जो बेस्ड है टॉक्सिक डिजास्टर पे, जो कि विशाखापत्तनम गैस लीक हुआ था उस पर। टॉक्सिक डिजास्टर का क्या मतलब होता है? टॉक्सिक का मतलब होता है विषाक्त और डिजास्टर का मतलब होता है आपदा। जो विषैली आपदा हुई है, जो गैस निकली है, वो गैस थी स्टेरीन। स्टेरीन गैस बहुत ही विषैली होती है और उसके कारण से वहाँ का जो एरिया है वो बहुत ही विषाक्त हो गया है, टॉक्सिक हो गया है और बहुत सारे लोग इसमें मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। तो इसी पे है पूरा ये पैसेज। चलिए हम पढ़ते हैं पैसेज को। द गैस लीक ट्रेजेडी इज अ रिमाइंडर दैट सेफ्टी इज पैरामाउंट व्हेन एग्जिटिंग द लॉकडाउन। ये जो गैस लीक हुआ है, ये जो ट्रेजेडी है, जो त्रासदी है, ये एक अनुस्मारक है। ये हमें याद दिलाती है दैट सेफ्टी, जो कि सेफ्टी है, सुरक्षा है, वो सर्वोपरि है। जब हम लॉकडाउन को एग्जिट कर रहे हो, यानी लॉकडाउन को जब हम खत्म कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में जो हमारी सुरक्षा होनी चाहिए वो बहुत पैरामाउंट होनी चाहिए, बहुत सर्वोपरि होनी चाहिए। अब इस सुरक्षा का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ हम फैक्ट्रीज में ही हम सुरक्षा बढ़ाएं। देखिए, अगर अचानक से हम लॉकडाउन खोलते हैं तो ट्रैफिक भी बहुत बढ़ सकता है, वहां पर भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि जैसे ही हम लॉकडाउन को खोलें, तो ये रिमाइंडर है ये हमारा कि गैस लीक जैसी ट्रेजेडी किसी भी फील्ड में ना हो सके। तो ये कुछ कहने का सेंस था। आगे, द डिजास्टरस लीक ऑफ अ टॉक्सिक केमिकल, यानी ये जो विनाशकारी लीक हुआ है, ये विषाक्त केमिकल रसायनों का, दैट हैज किल्ड, जिसने किल किया है, जिसने मारा है, सेवरल पीपल, बहुत सारे लोगों को, एंड लेफ्ट हंड्रेड्स सिक, और सैकड़ों को बीमार किया है। कहां पर? नियर विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के नजदीक में। कम्स एज अ शॉक, ये एक शॉक की तरह है, शॉक की तरह आया है टू द नेशन, राष्ट्र को, जो कि स्ट्रगलिंग है। नेशन स्ट्रगलिंग, इस यानी नेशन के बारे में ही बता रहा है, जो कि नेशन के बारे में क्या बता रहा है? स्ट्रगलिंग टू कोप विथ अ प्रोलॉन्ग्ड लॉकडाउन, जो कि जो हमारा राष्ट्र है सामना कर रहा है एक लंबे समय के लॉकडाउन का। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ये जो टॉक्सिक केमिकल का जो लीक होना है, इसने बहुत सारे लोगों को मारा है, बहुत सारे लोगों को बीमार किया है। और ये जो कहाँ पे बीमार किया है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, हमारे राष्ट्र का। और ये एक तरह से हमारे शौक है हमारे राष्ट्र को, और जो कि स्ट्रगल कर रहा है एक लंबे लॉकडाउन का। रेसिडेंट्स ऑफ हैबिटेशंस अराउंड गोपालापट्टनम, गोपालापट्टनम वो प्लेस है जहां पर ये लीक हुआ था। तो कहा कहने की कोशिश है, रेसिडेंट्स का मतलब होता है निवासी, हैबिटेंट्स का मतलब होता है निवास स्थान, यानी गोपालपट्टनम के अराउंड, अराउंड का मतलब चारों ओर, जो निवासियों का निवास स्थान है, क्लोज टू द साइट, साइट के एकदम समीप में। क्लोज टू द साइट का मतलब उस स्थान जहां पर ये गैस लीक हुआ है, क्लोज टू द साइट वेयर द एलजी पॉलीमर प्लांट, ये जो प्लांट था, जो फैक्ट्री थी, वो कौन सी थी? एलजी पॉलीमर प्लांट थी, इज लोकेटेड, जहां पर ये लोकेटेड थी। पास्ड आउट एज हजार्डस हजार्डस स्टेरीन वेपर स्वेप्ट थ्रू द एरिया एट नाइट। इसका मतलब कह रहा है कि इस जो एलजी पावर प्लांट जहां पे लोकेटेड था, वहां के आसपास के सभी लोगों के लिए इस हजार्डस स्टेरीन वेपर का बहना, स्वेप्ट का मतलब बहना, रात में ये क्या हो गया है? इन लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक हो गया है। ठीक है, हजार्डस हो गया है, बहुत खतरनाक हो गया है।
सेवरल डेथ टुक प्लेस, बहुत सारे लोग खत्म हुए, सही, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। एज पीपल ट्राइड टू फ्ली, क्योंकि जैसे ही ये केमिकल का लीक हुआ, जैसे ही ये रसायन लीक हुआ, वैसे ही लोगों ने भागना शुरू कर दिया। इस कारण से बहुत सारे लोग इस कारण से भी मारे गए। एंड द केमिकल रेंडर्ड देम अनकॉन्शियस, और इस केमिकल ने लोगों को क्या कर दिया, बेहोश कर दिया। रेंडर्ड देम अनकॉन्शियस का मतलब उन्हें क्या कर दिया, बेहोश कर दिया। देयर आर हॉरिफिक स्टोरीज ऑफ पीपल, बहुत सारी, वहां पर बहुत सारी ऐसी भी भयानक कहानियां हैं लोगों की जो फॉलिंग फ्रॉम बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स से कूद पड़े बचने के लिए, क्योंकि वो अनकॉन्शियस है, उनके पास सभी इस समय सोचने समझने की क्षमता नहीं है, कॉन्शियसनेस उनके अंदर खत्म हो गई है। कॉन्शियसनेस का मतलब चेतना होता है, ठीक है। तो वो बिल्डिंग से कूद गए, वो मर गए, एंड और इनटू वेल्स, या फिर वहां पर कुएं में चले गए, एंड डिचेस एज दे लॉस्ट कॉन्शियसनेस, और उन्होंने प्राण खो दिए। डिचेस का मतलब होता है गिव अप। गिव अप का मतलब ये होता है कि आप जब स्थिति का सामना नहीं कर पाते हैं तो आप स्थिति से गिव अप कर देते हैं। तो वहां पर ऐसा लोग, चेतना सबकी खो गई थी, और वो इस तरह से भी लोग लोग बिल्डिंग से कूदने लगे, क्योंकि जब गैस जब बॉडी में जाती है तो बहुत पेन सा होता है, और इस कारण से आदमी कुछ भी नहीं सोच पाता है, तो वो सोचता है कि मैं कुछ आसान मौत ले लूं, तो वो छत से कूद जाता है या कुएं में कूद जाता है। तो ये रीजन भी रहता है। दे हैव बिकम द फर्स्ट विक्टिम ऑफ द एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन। ये बात की जा रही है उन लोगों की जो कि, विक्टिम का मतलब होता है शिकार, ठीक है, जिनके जो शिकार हुए हैं, पहले शिकार हैं एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन। लॉकडाउन के खुलने के ये पहले ऐसे शिकार हैं। when industries unit were allowed to resume their operations। आपको पता होगा कि अभी क्या किया गया था, कुछ छूट दी गई थी कि आप इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं, जो औद्योगिक इकाइयां हैं, वे अपने काम को कर सकती हैं लॉकडाउन के में जो छूट मिली थी उसमें। तो ये ऐसा होने के बाद ये पहले ऐसे विक्टिम है जिनको ऐसा झेलना पड़ा है। एस्टेरीन, एस्टेरीन जो गैस है, द केमिकल इन्वॉल्व इन द डिजास्टरस स्ट्रक प्लांट, यानी इसका मतलब है एस्ट्रीन जो कि रसायन है जो कि इन्वॉल्व था कहां पर, जो कि डिजास्टर्स स्ट्रक प्लांट, मतलब जहां पर ये प्लांट में जो डिजास्टर हुआ है, जो विनाश हुआ है, उस प्लांट से रिलेटेड जो एस्टेरीन है, दैट प्रोड्यूसेस, जो कि प्रोड्यूस करता है पॉलीएस्टेरीन प्रोडक्ट्स। ये एस्टेरीन क्या करता है, ये बहुत सारे बहुलक एस्टेरीन प्रोडक्ट्स, पॉलीस्टेरीन प्रोडक्ट्स जो है ये प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, इज इंक्लूडेड in the schedule of the manufacturer storage and import of hazardous chemical rules 1989। यानी 1989 89 का एक कानून है हमारे पास, वो है मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल रूल्स। इनका एक हमारे पास कानून है, उसमें इस बात को मेंशन किया गया है, ये इंक्लूड है। द रूल ले डाउन, ये रूल कहता है, देखिए रूल हमेशा जानते हैं, रूल सेज नहीं बोलता, रूल ले डाउन लिखा जाता है। तो रूल कहता है स्ट्रिक्ट नॉर्म्स, बहुत सारे इसमें कठिन कठिन नॉर्म्स हैं, ऑन हाउ इट शुड बी हैंडल्ड एंड स्टोर्ड। ये जो हजार्डस केमिकल एलिमेंट्स हैं, इनको किस तरह से हम इनको प्रबंधन कर सकते हैं और किस तरह से उसको रख सकते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी डिफाइंड रूल है हमारे पास। ऑल्दो, यद्यपि, इट विल टेक एन इंक्वायरी, ये इसमें इस पर एक इंक्वायरी बिठाई जाएगी, इट विल टेक एन इंक्वायरी टू स्टैब्लिश, इंक्वायरी बिठाई जाएगी, व्हाट कॉज्ड द इंसिडेंट्स, कि आखिर ये घटना, ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये किस कारण से हुआ है, इसकी जांच के लिए एक कमिटी, एक इंक्वायरी जरूर बिठाई जाएगी। द कंपनी एंड द स्टेट गवर्नमेंट न्यू दैट द केमिकल वॉज हैजार्डस, क्योंकि कंपनी भी जानती थी और ये राज्य सरकार भी जानती थी कि ये जो केमिकल है ये बहुत ही खतरनाक है। कैरेक्टराइज्ड बाय पुअर स्टेबिलिटी अंडर अ वैरायटी ऑफ कंडीशंस, और इसकी जो स्थायित्व है, स्थायित्व का मतलब ये होता है कि जब तक आप इसको संभाल कर रखेंगे ठीक है, लेकिन पुअर स्टेबिलिटी का मतलब कि अगर आपने हल्की से भी चूक की तो ये जो है लीक हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये स्थिर नहीं है, अस्थिर है। तो इसको वैरायटी ऑफ कंडीशंस, यानी बहुत सारी कंडीशंस में ये पुअर स्टेबिलिटी है, इसकी स्थिति ठीक नहीं रहती है। दैट कुड इवन लेड टू एक्सप्लोजिव सिचुएशंस, ये एक
विस्फोट की भी स्थिति उत्पन्न कर सकती है, दैट कुड इवन लीड टू एक्सप्लोसिव सिचुएशन, ये एक स्फोट की स्थिति भी उत्पन्न कर सकती है। ये सब बात किसके बारे में हो रही है, ये स्टेरीन गैस के बारे में बात हो रही है। और कहा जा रहा है कि ये कंपनी और स्टेट गवर्नमेंट जानते थे कि ये हजारस है, बहुत ही खतरनाक है और इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही पुअर है, और ये भी जानते थे लोग कि ये एक बहुत ही भयानक विस्फोट का भी रूप ले सकती है। इट इज ऑल्सो रीजनेबल, ये बहुत उचित था, टू एज्यूम that the safety mechanism built into the storage structure of something so hazardous was either faulty or allowed to be overridden. So ये बहुत ही उचित है कि हम ये जो सेफ्टी मैकेनिज्म ये बनाया गया है इस स्टोरेज स्ट्रक्चर में जहां पर ये गैस थी, ये विनाशकारी थी। ये विनाशकारी जो विनाश हुआ है, वॉज ईदर फॉल्टी, या फिर ये या तो गलती से हुआ है और अलाउड टू बी ओवर रिडन। ओवर रिडन का मतलब अधिरोहित, यानी की मतलब हुआ किया जाना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत जरूरी है ये जानना कि ये जो केमिक जो आपत्ति जो विनाश हुआ है, ये जानबूझकर हुआ है, ओवर रिडन मतलब जानबूझकर हुआ है, या फिर ये किसी का गलती है। वॉज द रीओपनिंग वर्क एट द फैक्ट्री लेफ्ट टू अनस्किल्ड पीपल, क्या इस रीओपनिंग वर्क जो रीओपन हुआ फैक्ट्री में, इसमें केवल अकुशल लोग ही थे, एज सम सिटी ऑफिशियल हैव सेड, जैसा कि सब कुछ कुछ शहर के अधिकारियों ने कहा है। दीज आस्पेक्ट मस्ट बी प्रोब्ड, प्रोब्ड का मतलब होता है जांच, इन सभी पहलुओं को, आस्पेक्ट का मतलब पहलू, ये जो सभी हम लोगों ने पहलू डिस्कस किए, इन सभी पहलुओं की जांच होना, इन द इंक्वायरी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, इस इंक्वायरी में इसकी जांच होना और इसकी जवाबदेही तय होना, ये मस्ट है, बहुत ही जरूरी है। The Andhra Pradesh government must focus immediately on the medical needs of those who have grievously affected by the gas leak. आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को, मस्ट का मतलब होता है जरूरी, निश्चित रूप से जरूरी रूप से फोकस करना चाहिए, तुरंत ही, इमीडिएटली का मतलब तुरंत ही, मेडिकल नीड्स पर, स्वास्थ्य सुविधाओं पर, किनके स्वास्थ्य सुविधाओं पर, ऑफ दोज जो हु हैव बीन ग्रीवियसली, जो कि गंभीर रूप से, ग्रीवियसली का मतलब होता है गंभीर रूप से, जो कि गंभीर रूप से प्रभावित है, अफेक्टेड बाय द गैस लीक, इस गैस लीक के द्वारा, विच हैज inevitably led to comparison with the 1984 भोपाल गैस डिजास्टर। ये जो स्थिति है ये अनिवार्य रूप से हमें जोड़ती है, तुलना करने पर मजबूर करती है, जो कि 1984 में भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी उससे जोड़ती है। भोपाल गैस में त्रासदी में भी यही हुआ था कि एक फैक्ट्री थी, उसके अंदर मेथिल आइसोसाइनेट का विस्फोट हुआ था, और ये भी बहुत ही खतरनाक गैस होती है, और बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो ये हमें कुछ उसी तरह से ही हमें कंपैरिजन करने पर मजबूर करती है, ठीक है, इनएविटेबली लेड, यानी हमें कंपैरिजन करने पर मजबूर करती है 1984 के भोपाल गैस डिजास्टर से। एज अ हार्मफुल केमिकल, एक बहुत ही खतरनाक रसायन के रूप में जो स्टेरीन है, कुड हैव क्रॉनिक इफेक्ट, ये एक लंबा प्रभाव दे सकता है, बियॉन्ड द इमीडिएट सिम्टम। देखिए क्या होता है कि ये जो विषैली गैसें होती हैं, कभी कभी क्या होता है कि तुरंत ये असर नहीं करती हैं, ये बाद में असर दिखाती हैं, ठीक है, तुरंत इमीडिएट सिस्टम के बियॉन्ड ये क्रॉनिक इफेक्ट के रूप में दिखाती हैं, ये लंबे इफेक्ट के रूप में दिखाती हैं, ये बाद में दिखाती हैं। इंटरनेशनल सेफ्टी लिटरेचर साइट्स इट एज अ सब्सटेंस दैट मे कॉज कैंसर, जो हमारा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन जो निकाय है, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा निकाय है, वो इस सब्सटेंस को, स्टेरीन को एक मानती है कैंसर का एक कारण मानती है, इससे कैंसर भी हो सकता है, ऐसा इंटरनेशनल सेफ्टी लिटरेचर मानती है। देर इज दस नो सेफ लिमिट ऑफ फॉर एक्सपोजर टू इट, इसलिए इसकी कोई भी सेफ लिमिट नहीं है कि इसका एक्सपोजर किस लिमिट में किया जाए तो वो सेफ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक छोटी सी मात्रा भी इसकी बहुत ही खतरनाक हो सकती है, ठीक है। आगे सोलैटियम, सोलैटियम का मतलब होता है मुआवजा, ठीक है, सोलैटियम पेमेंट का मतलब मुआवजा देना चाहिए, एंड कंपेंसेशन भरपाई करनी चाहिए फॉर द विक्टिम्स, उन विक्टिम्स की, उन जो जिनके ऊपर प्रॉब्लम होता है, यानी शिकारों का, उन विक्टिम्स पर और उनके परिवारों पर बहुत ही जरूरी है, ठीक है, मुआवजा देना बहुत जरूरी है। बट इज
सो एक्सेस टू द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर टू द विक्टिम। लेकिन उससे भी जरूरी, लेकिन उससे इज सो एक्सेस, उससे भी जरूरी ये है कि हम उन्हें हाईएस्ट क्वालिटी, एक सबसे सुपर क्वालिटी की हेल्थ केयर फैसिलिटी उन विक्टिम्स को दें। What happened in Gopalpatnam is also a warning for industries across India। जो कुछ भी गोपालपट्टनम में हुआ, ये एक वार्निंग है पूरे संपूर्ण भारत की सभी औद्योगिक निकायों के लिए। ऑल्दो, यद्यपि सम में सी द इंसिडेंट्स एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉकडाउन, यद्यपि कुछ लोग देख सकते हैं इस घटना को एक लॉकडाउन के परिणाम के तौर पर। द स्टेट्स हैव द अथॉरिटी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑर्डर। स्टेट्स, राज्यों को ये अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर के अंतर्गत टू एग्जेम्प्ट प्रोसेस इंडस्ट्रीज, की इंडस्ट्रीज को इंडस्ट्रीज में काम होने से मुक्त किया जा सकता है। इट नीड्स नो स्पेशल एम्फसाइज। एम्फसाइज का मतलब जोर देना, यानी इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसमें आवश्यकता है, ज्यादा ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। दैट सेफ्टी ऑफ इंडस्ट्रीज केमिकल रिक्वायर्स कंटिन्यूअस वॉच, कि किसी भी इंडस्ट्री का केमिकल इंडस्ट्री जो भी है वो लगातार उसकी जांच, उसकी जांच लगातार की ही जाए। विथ नो स्कोप फॉर वेवर, कि किसी भी तरीके की छूट ना दी जाए। इस पर जोर देने की जरूरत नहीं है। ऐसा उन्होंने क्यों बोला आगे हम समझेंगे। एज इंडिया एम्स फॉर वाइडर मैन्युफैक्चरिंग बेस, क्योंकि इंडिया का जो एम है, इंडिया का जो उद्देश्य है, ये एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग आधार बनाने का इंडिया का एक सपना है। इसलिए अगर हम बहुत ज्यादा कंटिन्यूअसली वॉच करने लगेंगे कंपनीज को और उनके सेफ्टी को लेकर, तो ये बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि लोग फिर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे नहीं, और मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे तो हमारे इंडिया का सपना कैसे पूरा होगा। तो इस कारण से बात बोली गई है। इट नीड्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे सेफ्टी रहेगा ही नहीं। कंटिन्यूअस वॉच नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि पता चला एक अधिकारी आता है, आज उसने चेक किया, फिर अगले दिन फिर आ रहा है, फिर अगले दिन फिर आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी जांच होनी चाहिए। इट नीड्स टू बी स्ट्रेंथन, एक बहुत जरूरी है मजबूत करना इट्स अप्रोच टू पब्लिक, कि पब्लिक यानी जो फैक्ट्रीज हैं उसके इफेक्ट्स का अप्रोच। यानी इसका मतलब कहने का ये है कि देखिए, हम कंटिन्यूअसली जांच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि हम इंडिया का जो एम है वो है वाइडर मैन्युफैक्चरिंग, कि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग करें। तो फिर जब कंटिन्यूअस वॉच नहीं करेंगे तो हम कर क्या सकते हैं, तो यही बोला जा रहा है। इट नीड्स टू स्ट्रेंथन इट्स अप्रोच टू पब्लिक, कि पब्लिक को किस तरह से हमारी फैक्ट्री अप्रोच करती है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे देने की जरूरत है। इसका मतलब ये है, राइटर कहना चाह रहा है कि जो फैक्ट्रीज हो वो पब्लिक प्लेस से दूर रहे, ठीक है, ताकि अगर ऐसी कोई आपदा है तो कुछ नुकसान ना हो। तो इस बारे में बात बोला जा रहा है। एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, और जो भी ऑक्यूपेशनल का मतलब व्यवसाय होता है, जो भी सेफ्टी की जरूरत है उस पर स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। ट्रांसपेरेंट ओवरसाइट इज नॉट अ हर्डल, पारदर्शी निरीक्षण करना ये किसी भी तरह की बाधा नहीं है इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। इट एडवांसेस सस्टेनेबल, ये बनाती है, एडवांसेस का मतलब ये एक परिणाम देती है, एक स्थायी डेवलपमेंट, स्थायी विकास को। बाय एलिमिनेटिंग टेरिबल मिस्टेक्स, किस किस तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पा सकते हैं, जब हम अपनी गलतियों को कम करेंगे। एलिमिनेट का मतलब नष्ट करना, कम करना, यानी अपनी जो भयावह जो गलतियां हैं उनको हम कम करते जाएं, तभी हम क्या करेंगे, एक डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये था आज का पैसेज। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही जबरदस्त पैसेज था और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिली होगी। ठीक है, अच्छा, आपने अगर पैसेज पढ़ा होगा तो आप मेरे एक आंसर क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ये किस ईयर में हुई थी। बहुत ही पेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। और किस गैस के कारण हुई थी ये भी आपको बताना है। इन दोनों का आंसर मैंने इसी वीडियो में बोला भी है, तो देखता हूँ कितने लोगों ने इसको ध्यान से सुना है। अब हम बात कर लेते हैं रूट वर्ड पे। तो रूट वर्ड हमारा फॉन है। फॉन का मतलब होता है साउंड। तो इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं हम उसको कनेक्ट करेंगे। जहां पर भी जिस भी वर्ड में फॉन हमको दिखा वहां पर हम तुरंत समझ लेंगे कि साउंड से रिलेटेड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कैकाफोनी। कैका का मतलब होता है कि बहुत ही कर्कश आवाज जिसको बोलते हैं, और फोनी का मतलब होता है साउंड, यानी कर्कश आवाज, यानी लाउड कंफ्यूजिंग डिसअग्रेबल साउंड्स, कैकाफोनी। यूफोनी का मतलब होता है, यूफोनी का मतलब, फोनी का मतलब होता है साउंड, यू का मतलब होता है खुश करने वाला, यानी जो भी हमारा जो साउंड है वो प्लीज करने वाला, जो खुश करने वाला वो होता है
यूफोनी। सिम्फोनी का मतलब क्या होता है? सिम्फनी, सिम्फनी आपने जाना होगा। सिम्फनी में PHONY है, फनी है, मतलब साउंड इसमें जुड़ा हुआ है, यानी अ लार्ज ऑर्केस्ट्रा जो होता है उसको बोलते हैं सिम्फनी, ठीक है, साउंड से रिलेटेड ऑर्केस्ट्रा भी होता है। एंटीफनी, एंटीफोनी का मतलब क्या होता है? अ वर्स और अ सॉन्ग टू बी चांटेड और संग इन रिस्पॉन्स। देखिए एंटीफनी का मतलब होता है कि जैसे आप जब कुछ बोलते हैं, जैसे मंत्रोच्चारण होता है, तो एक ध्वनि जो निकलती है ना, एक विपरीत ध्वनि, प्रतिध्वनि जिसको बोलते हैं, बस वही है एंटीफनी, ठीक है। पॉलीफोनी का क्या मतलब है? पॉलीफोनी का मतलब होता है म्यूजिक म्यूजिक अरेंज्ड इन पार्ट्स फॉर सेवरल वॉइसेस और इंस्ट्रूमेंट्स, यानी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स से जो वॉइस निकलती है उसको बोलते हैं पॉली। पॉली का मतलब बहु, फोनी का मतलब होता है साउंड, यानी बहुत सारे साउंड से जब वॉइस निकलती है तो उसको बोलते हैं पॉलीफोनी। अगला वर्ड है होमोफोन। होमोफोन का क्या मतलब है? फोन का मतलब होता है साउंड, होमो का मतलब सेम, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जिनकी स्पेलिंग और मीनिंग तो अलग अलग होती है लेकिन वो बोले एक जैसे जाते हैं, ठीक है, उसको होमोफोन्स बोलते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ? आगे देखिए, टेलीफोन किसको बोलते हैं? टेली का मतलब होता है दूर, फोन का मतलब साउंड, यानी जब आप दूर से किसी से बात करते हैं तो वो टेलीफोन होता है। भाई टेलीफोन में यही तो होता है, हम यहाँ पे हैं, अगला बंदा यहाँ है, 200 300 500 1000 किलोमीटर की दूरी है और हम बात कर रहे हैं आपस में, ठीक है, तो टेलीफोन वहां पर है। सैक्सोफोन आप पता होगा, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपने देखा होगा कई सारे मूवीज में हीरो जो है बजाता है ऐसे टाइप से। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा ड्रॉ कर दिया, आप समझ जाएंगे आई थिंक। तो उसको सैक्सोफोन बोलते हैं। जाइलोफोन भी उसी तरह होता है, वुडन बार्स में होता है और उसमें मेटल्स लगे होते हैं, तो आप इसको भी सर्च करके आप इसका देख सकते हैं गूगल में किस तरह होता है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। डिस्फोनिया, डिस्फोनिया का क्या मतलब है? स्पीच डिसऑर्डर एट्रीब्यूटेड टू अ डिसऑर्डर ऑफ फोनेशंस, यानी कई बार कई लोग बहुत ही जो उनका साउंड होता है वो सिमेट्रिक नहीं होता, मतलब वो एक ऑर्डर्ड नहीं होता है, तो उसको डिस्फोनिया बोलते हैं। फोनिमी, फोनिमी का क्या मतलब है? फोनिमी का मतलब होता है फोनीम जिसको बोलते हैं, अ डिस्टिंक्ट स्पीच साउंड इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, यानी कुछ एक विशेष आवाज में जो बोला जाता है उसको फोनीम बोलते हैं। अब इसको आप कैसे समझेंगे? आपने बाहुबली देखी होगी, उसमें जो भल्लाल देव नहीं है, वो जो काल के क्या नाम था उसका, जो एक काला सा बहुत बड़ा विलेन होता है, वो किस तरह से आवाज करता है, तो बस वो क्या है, वो फोनीम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फोनिक्स क्या है? फोनिक्स का मतलब होता है टीचिंग रीडिंग बाय एसोसिएटिंग लेटर्स विद देयर साउंड्स। अब साउंड, फोनिक्स का मतलब जैसे हमने अगर बोला सा, तो सा हम बोल रहे हैं, साउंड को हम किस तरह से दिखा रहे हैं? इस तरह से दिखा रहे हैं, तो साउंड को लेटर से कनेक्ट करना फोनिक्स कहलाता है। हर चीज जहां पर भी देखिए फोन हर जगह लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं साउंड से कनेक्टेड है, तो आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फोनोग्राम क्या है? एनी रिटन सिंबल स्टैंडिंग फॉर अ साउंड और अ सिलेबल और मॉर्फीम ऑफ वर्ड, यानी इसका मतलब कहने का है कि रिटन सिंबल, फोनोग्राम का मतलब होता है कि अगर आप कोई किसी चीज को बोलना चाहें, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बोलूं पाइथन मुझे लिखना है, PYTHON, पाइथन को अगर मैं फोनिक्स के फोनोग्राम में लिखूं तो फाई ऐसे लिखा, थॉ न, तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे? पाइथन, पाइथन PH नहीं PI, पाइथन। तो हमने क्या किया, उसको उसके प्रोनाउंसिएशन स्टाइल में लिख दिया, तो उसको फोनोग्राम बोलते हैं। फोनोलॉजी का क्या मतलब है? लॉजी का मतलब स्टडी होता है, फोनो का मतलब होता है साउंड, यानी साउंड की स्टडी जो होती है उसको फोनोलॉजी बोलते हैं। स्टीरियोफोनिक का मतलब क्या होता है? कि स्टीरियोफोनिक का मतलब होता है कि दो चैनल्स हैं उनके बीच में जो साउंड का ट्रांसमिशन है उसको कहते हैं डेजिग्नेटिंग, यानी उनके साउंड किस तरह से जाएंगे एक चैनल से दूसरे चैनल तक, उसको स्टीरियोफोनिक बोलते हैं। तो ये था, जितने वर्ड थे वो फोन से रिलेटेड थे और फोन का मतलब होता है साउंड। तो इस तरह से आपको ये सारे वर्ड्स याद हो गए। तो ये आज हमारा तीसरा वर्ड था, तीसरा पैसेज था जिसमें हमने रूट वर्ड को इंक्लूड किया है। इस तरह से आपको 45 वर्ड्स याद हो गए अगर आपने ईमानदारी से इस वीडियो को देखा होगा। इन सभी पीडीएफ को लेना भी जरूरी है, आप जरूर इन सब की पीडीएफ को लीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को पर जा सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केजी एजुकेशन और आपको वहां पर ये पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। तो इस तरह से आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। आपको कैसा लगा आप वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।